इस वक्त यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। वक्फे-वक्फे से इस वक्त भी फायरिंग का सिलसिला जारी है, हवाई फायरिंग का। ये ऐलान किया गया कि दिमिश्क पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कब्जा कर लिया। उस वक्त शदीद किस्म की फायरिंग और लोग जश्न मनाने के लिए बावजूद इसके कि फजर का वक्त था। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मुख्तलिफ बयानात जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये लोगों को यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि सब लोग महफूज हैं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा हमें ये बता दें कि वो जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी कि जी डमस्कस हैज़ फॉलन, तो फाइनली डमस्कस हैज़ फॉलन, और अब डमस्कस के, सीरिया के इस वक्त क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए, इस वक्त यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। वक्फे-वक्फे से इस वक्त भी फायरिंग का सिलसिला जारी है, हवाई फायरिंग का। लेकिन सुबह जिस वक्त ये ऐलान किया गया कि दिमिश्क पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने कब्जा कर लिया, उस वक्त शदीद किस्म की फायरिंग और लोग जश्न मनाने के लिए बावजूद इसके कि फजर का वक्त था, और बहुत यानी सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन लोग बाहर निकल आए, जश्न मनाया। इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मुख्तलिफ बयानात जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ये लोगों को यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि सब लोग महफूज हैं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलखुसूस जो अक़लियतें हैं, जो माज़ी में बशर अल-असद की हुकूमत की हिमायती थी, वो भी महफूज हैं। तो इस वक्त ये पॉलिटिकल कंसोलिडेशन का अमल जारी है, और इस्तीफ़ा का उन्होंने ये कहा है कि जो नई हुकूमत फॉर्मेशन जल्द अज़ जल्द अमल में लाई जाएगी, और जो लोगों की राहत है उन पर नज़र। अच्छा, मुझे हसन ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जश्न का सा एक समा है, तो इसका मतलब है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो क्या ज़्यादातर जो है वो बशार अल असद के ख़िलाफ़ है? देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। बात ये है कि बशर अल-असद की जो हुकूमत रही है, उससे क़बल उनके वालिद साहब की हुकूमत 1971 से 2000 तक रही। बशर अल-असद की हुकूमत 2010 तक रही। इसमें उनके जो हिमायती थे, नंबर 1 उनका ताल्लुक यहाँ पर एक अक़लियत से था। तो अक़लियत अक्सरियत पर ज़बरदस्ती अ, बंदूक के ज़ोर पर गानी कर रही, पहली बात ये। दूसरी बात, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एंगल से आप देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, अगर अक़लियत हुकूमत के तहत कि लोगों को पास पाओ, यहाँ पे आप बात करते हो कि कैसे एक छोटा सा क्लिक था, एक छोटा सा ग्रुप फिर तक हुआ कि इकोनॉमिक्स हालात थे, और जो उस पे एक छोटे से ग्रुप को बाकी हुआ। ज़ाहिर है ये फैक्ट्स जब आप सामने रखेंगे तब से आप समझ सकते हैं कि शदीद मुखालफत की थी। उसके अलावा और बहुत संगीन मामलात हैं। मिसाल के तौर पे लोगों को उठा के गायब कर देना। हज़ारों लोग जो रेजीम की जेलों में बंद थे। बहुत सी फैमिलीज़ को यहाँ पता भी नहीं था कि उनके घरवाले ज़िंदा भी हैं या नहीं। लापता अफ़राद उनको बना दिया गया था। और जब हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुख्तलिफ सूबों में मार्च किया, तो वहाँ पर उन्होंने एक काम ये किया कि जितनी भी मरकज़ी जेलें थीं, उनसे लोगों को आज़ाद कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। बहुत से लोग इस बात से ज़ाहिर है वाकिफ़ हैं कि ये पूरा मामला जो शुरू हुआ 2011 में, वो एक 13 साला बच्चे को रेजीम के फ़ौजियों ने अगवा किया, उसका तशद्दुद किया, उसको कत्ल कर दिया। अ, तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ था। उसके बाद जब लोग पुरअमन मुज़ाहिरा कर रहे थे, तो उन पर गोलियाँ चलाई गईं। तो ज़ाहिर है लोग इस तारीख़ से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। अच्छा हसन, मुझे ये भी बताइएगा कि जो बशार अल असद की जो हामी फ़ोर्सेस, या यूँ कहिए कि जो गवर्नमेंट फ़ोर्सेस हैं, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, रिटेलिएट उनकी तरफ से किसी किस्म का नहीं किया गया, कोई मज़ाहमत नहीं हुई, और जो बागी फ़ोर्सेस थीं या जो बशार अल असद के ख़िलाफ़ की फ़ोर्सेस थीं, वो बहुत आसानी से ये कब्ज़ा कर गईं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पहली मर्तबा तकरीबन 13 मुख्तलिफ़ हिज़्ब इख्तिलाफ के ग्रुप, जिनमें नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भी हैं, लेकिन वो सब इकट्ठे हुए एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ कि बशर अल-असद की जो रजीम है उसको हटाना है। तो इसमें वो जमातें भी थी जो इस्लाम पसंद थी, सेक्युलर जमातें भी शामिल थी। सिंगल पॉइंट एजेंडे पर तब इकट्ठे हुए। बहुत कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी उनकी थी। इवन जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की भी कोशिश कोशिश की जा रही है, उसमें भी बहुत कोऑर्डिनेशन देखने में आता है। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह जो ये कि बशर अल-असद के साथ जो बहुत से लोग थे, अम, वो डिमोरलाइज़ थे। ये महसूस शायद बहुत से लोगों ने किया कि आम सिपाही के लेवल तक उनको वो मराहत नहीं मिल रही थी। उनकी तनख्वाहें बहुत कम थी। चंद हफ्ता कबल बशर अल-असद ने दोबारा ऐलान किया था 50%
سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا، لیکن وہاں پر بھی ظاہر ہے وہ جو ان کی ان کا حوصلہ تھا وہ کافی پست تھا. یہ مختلف فیکٹرز اکٹھے ہو گئے. صحیح. اور یہ اب جو سارے گروپس یکجا ہو کر جنہوں نے بشار الاسد کو ہٹایا ہے، تو اب ان میں سے کون سا گروپ ایسا ہے کہ جو کہ آگے آنے والی جو حکومتی نظام جو ہے اس کو مینلی سنبھالے گا؟ کون لیڈ کرے گا آگے آنے والی حکومت کو؟ اس حوالے سے کوئی بات سامنے آئی ہے؟ نہیں، اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاور شیئرنگ ہوگی یا کس قسم کا میکینزم ہوگا یہ دیکھا جائے گا. اس وقت وہ ملٹری اسٹریٹجی کی کوآرڈینیٹڈ تھی، اور اکثر جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، مثال کے طور پہ حیات تحریر الشام ہے HTA، اس کے جو سربراہ ہیں ابو محمد الجولانی کے نام جو بالکل نہیں کمان کرتے کی بیانات. پاور شیئرنگ فارمولا یا پاور ٹرانزیشن کس طرح ہوگی ابھی تک انہوں نے بات نہیں کی. البتہ سب نے یہ بیان ضرور دیا ہے کہ کچھ ہوگا اور اب ملک بہتری کی طرف بڑھے گا. ملک بہتری کی طرف بڑھے گا. اور اب بشار الاسد جو ہے وہ کہاں کی طرف بڑھے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ پتہ چلا ہے؟ نہیں، اتنے مختلف رومرز ہیں. مثال کے طور سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران چلے گئے یا روس چلے گئے. مختلف آپشنز موجود ہیں، لیکن یہاں پر میرے خیال سے جو ملک ان کو لیتا ہے اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوگا. ایک یہ کہ یہاں پر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بشار الاسد کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے. کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی وجہ سے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، لوگوں پہ بیرل بامز گرائے، انڈسکرمنیٹلی لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا. گزشتہ ایک دہائی کا اگر حساب لیں تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 5 لاکھ شامیوں کو شہید کیا گیا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ بشار الاسد کی فوجوں کی بمباری اور روس کی بمباری کی وجہ سے شہید ہوئے. تو میرے خیال سے اگر کوئی ملک ان کو لینا چاہے گا تو پرفیکشن مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے شاید اتنا مفید ثابت نہ ہو. صحیح. اور فائنلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں ظاہر ہے اور بھی دنیا کے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو جو ویسٹرن میڈیا ہے اس وقت اور جو ویسٹرن سینٹیمنٹ ہے اس حوالے سے ویسٹرن پولیٹیکل فگرز کا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ویسٹرن میڈیا فی الحال یہاں اتنا نظر نہیں آیا. ایک بڑا رسمی ادارہ اس کو حلب شہر میں دیکھا تھا، اس نے ابو محمد الجولانی کا انٹرویو کیا تھا، ان کو ایکسیس دیا گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ اتنا یہاں نظر نہیں آ رہا. لیکن عمومی طور پر جو دیگر مغربی صحافی ہیں جس سے میری جان پہچان ہے، جن سے بات ہوئی، تو عموماً بشار الاسد کے ہٹنے پر تو میرے خیال سے یہ اتنی زیادہ تاثیر نہیں بہائے. البتہ وہ ایک ظاہر ویسٹرن جو ان کا ویو ہے وہ ضرور آتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے معاملات آئیں اور مغرب کی جو اقدار ہیں ان کو نافذ کیا جائے. اس قسم کی توقعات جو ہے وہ اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں.